जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो आपका यूनिट 10 है पाठ्यक्रम में लगा है, वो गद्य की विविध विधाओं से संबंधित यूनिट है, जिसमें आप देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये रचित रचना है, जिसका नाम है एक साहित्य की डायरी। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये डायरी है, परंतु ये डायरी शैली में दरअसल ये जो लेख लिखा गया है, लेखों का संकलन बना के ये एक साहित्य की डायरी रूप दिया गया है इस रचना को। इसमें आगे भूमिका में आप देखेंगे, एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की चर्चा करें तो यहाँ पे साफ-साफ कहा गया है कि जो एक साहित्य की डायरी है, इसके पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। यानी 1964 की बात है। आपने देखा होगा 1964 में चाँद का मुँह टेढ़ा है भी इनका आता है। और ये कहते हैं कि मुक्तिबोध जी जो है भोपाल में 1964 में पहले संस्करण की जो पांडुलिपि है ये किसे सौंपते हैं? ये जो भूमिका लिखने वाले लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे सौंपे और वो जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वो प्रकाशित भी हुआ। उस पांडुलिपि में कुटियान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 शीर्षक की बात इन्होंने की है, चर्चा की है, कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। ये शीर्षक किस्तें उनमें नहीं थी। फलस्वरूप ये पहले संस्करण में नहीं है। यानी अगर आप रचना में देखेंगे तो कुटियान और काव्यशत और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक आपको नहीं दिखाई देगा। ये सारी डायरियाँ 57, 58, 60 में वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई। डायरी शब्द पढ़ते ही आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ होगा कि यार वही डायरी जो हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को जो करते हैं और लिखते हैं वही डायरी। तो डायरी शब्द जो कि एक भ्रम पैदा करता है, ये गलतफ़हमी भी हो सकता है क्योंकि मुक्तिबोध की ये जो डायरियाँ हैं, जिनमें तिथिवार डायरियाँ होंगी ऐसा आपने सोचा होगा लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। दरअसल एक साहित्य की डायरी जो रचना है, ये केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके तहत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट ना केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी मिलता था। यानी जो वो समय-समय पे जैसे होता है कि एक लेखक को उनके लेख के दिमाग में नए-नए विचार उत्पन्न होते हैं, तो आप किसी चीज़ से बाँध देंगे, तो शायद आपको बहुत कुछ बड़ी चीज़ें ना निकल के मिल पाएँ। तो कहते हैं कि एक साहित्य की डायरी है, ये जो मुक्तिबोध को है, ये स्वतंत्रता दी गई थी और समय-समय पे वो जो है वसुधा के पहले वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वो एक साहित्य की डायरी एक कॉलम आता था, उस कॉलम के तहत अर्ध साहित्यिक और कभी-कभी गैर साहित्यिक यानी कभी-कभी आधे साहित्यिक विषय पे, कभी-कभी तो साहित्यिक होता भी नहीं था, छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे। किसमें? नागपुर से जो नया खून साप्ताहिक पत्रिका निकलता उसमें करते, एक कॉलम उनका आता था स्पेशली। और जब अलग-अलग ये संकलन करते तो प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है को शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे ना तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और ना साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा है कि मुक्तबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कभी अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे सकता है। किसने लिखा है? श्री अदीब ने लिखा है। आगे यहाँ पे दिया है नई दिल्ली 13 नवंबर, है ना? श्रीकांत वर्मा। किसने लिखा है? तो ये श्रीकांत वर्मा को ही 1964 में मुक्तिबोध दिए देते हैं कि वो जैसा चाहते थे, उनका ये बिल्कुल ऐसे ही सामने आता है। इसी तरीके से आप इनके बारे में देखेंगे, श्रीकांत ने ही उनका अंधेरे में कविता हुआ और भी रचनाओं को क्योंकि मुक्तिबोध के जीते जी वो कहाँ पे उनके रचनाओं का काव्य संग्रह ऐसा संकलन आ पाया था। ये तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रहते जब जो लेखक रहा, उनको उतनी लेखकीय सम्मान नहीं मिला, जब वो नहीं रहे तो लोगों ने पढ़ा, उन्हें जाना कि उनके कितने समृद्ध विचार थे। तो ये अब देखिए इनके एक साहित्य की जो डायरी है इसका क्रम है, आपको यहाँ पे अनुक्रम दिया गया है। कभी-कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये अनुक्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको अनुक्रम बड़े ध्यान से देखना है। तीसरा छड़ नाम से इन्होंने लिखा है। तीसरा छड़ शीर्षक का पहला जो है तीसरा छड़ है। दूसरे नंबर पे शीर्षक है एक लंबी कविता का अंत। आपने देखा होगा ज़्यादातर इनका जो भी कविता वगैरह है वो लंबे में ही होता है मतलब ये कहते हैं इन्होंने देखिए स्पष्ट किया है। अभी आप देखेंगे कि ये लंबा कविता क्यों लिखते हैं, लंबी कविताएँ क्यों लिखते हैं वो भी बताया है। तो तीसरा छड़ क्या है? एक लंबी कविता का अंत। तीसरे नंबर पे है डबरे पर सूरज का बिंब। चौथे पे है हाशिए पर कुछ नोट्स। पाँचवाँ है सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह,
इसके बाद है नय की जन्म कुंडली 1, नय की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्यसत्य। शुरुआत में आप पहले संस्करण में देखेंगे तो कुटुयान या काव्यसत्य सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुटुयान और काव्यसत्य। इसके बाद है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो किल कितने शीर्षक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के लगभग शीर्षक है। अब इन्हें हम अलग-अलग भागों में विभक्त करके भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। लेकिन आपको पूरा धैर्य के साथ सुनना है क्योंकि टेक्स्ट बुक से बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इतना बड़ा टेक्स्ट बुक नहीं है कि इसको छोड़ के जाएँ, कोई लॉजिक नहीं बनता। तीसरा क्षण जो इनका पहला शीर्षक है, तीसरा क्षण में बहुत गहरी-गहरी बातें इन्होंने की है, लेकिन सबसे पहले आपको देखिए, ये अपने एक मित्र के बारे में बताते हैं, मित्र का नाम होता है केशव। जैसे बचपन से हमारे कोई मित्र होते हैं, तो मित्रता होती है, तो मित्रता में आपको आपके संगी-साथी ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही आप ही के प्रकार के हों, लेकिन संगी-साथी बनते हैं, भले विचार अलग मतलब कि विचार में भिन्नता हो, लेकिन है तो आपके साथ के ही। ऐसे ही बताते हैं कि कोई 20 साल पहले की बात है, यानी ये सोच रहे हैं कि करीबन कोई 20 साल पहले की बात होगी, जब इनके एक मित्र थे, मित्र का नाम केशव था और केशव और मुक्तिबोध जो दोनों लोग थे, वो धीरे-धीरे घूमने जंगल में निकल जाया करते थे, पहाड़-पहाड़ चढ़ा करते, नदी-नदी पार करते और कहते केशव मेरे जैसा ही वही 15 वर्ष का बालक था, लगभग वही 15 वर्ष इनका रहा होगा, 15 वर्ष का जो है केशव रहा होगा। आस-पास का ही, किंतु कहते कि वो ना इनका दोस्त जो था वो इनको बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम लगता था। रहस्यपूर्ण क्यों लगता था? वो बहुत ही अजीब जैसा बर्ताव करता क्योंकि उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित हो जाता। केशव ने बहुत-बहुत पहले मुझे ये बताया था कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं? कुंडलिनी चक्र से मुझे बड़ा डर लगता था। उसने हठ योगियों की बहुत सी बातें बड़े विस्तार के साथ की है। जब आप अपभ्रंश साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ते हैं उसमें नाथ पंथ में कि किस तरीके से हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक चीज़ों को छोड़ना है, फिर हठ योगी करना है ना? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये सब कुछ बहुत ही जटिल चक्र जीवन के, वो कुछ इनका दोस्त जो है केशव 15 वर्ष की उम्र क्या होती है? खेलने-खाने, लड़कपन की, वो कहते हैं कि उस उम्र में ये ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करता, रहस्यपूर्ण बातें करता, तो ये बहुत विचित्र मुक्तिबोध को लगता कि वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है। तो कहते हैं उसके अंदर ना मुझे देख के कभी-कभी लगता कि केशव का सर पीछे से तो बहुत भयानक लगता, बड़ा था और उसका जो ये कुंडलिनी जागरण वाली बात, ये सब तो हमको अंदर से हिला देता था। उसके बारे में बताते हैं कि उसका जो है पूरा अगर देखें तो व्यक्तित्व में अगर देखें तो उसका शक्ल सूरत जो कैसे था, अगर बाहरी आवरण देखें तो आगे की ओर लंबा और विस्तृत था, माथा साधारण और घनी-घनी भौहें, काली आँखें बहुत गहरी मानो 2 कुएँ पुतली के काँच से मढ़े हुए उसकी आँखें हैं। ये भी लगता था कि उसकी आँखें जो ना तलघर हैं। ये भी महसूस होता कि उसकी आँखों के नीचे कोई दूसरी आँख भी है। आँखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी-घनी भौं की दोनों पट्टियाँ नीचे झुककर मिल जाती हैं। कभी-कभी नाई द्वारा वो इस मिलन स्तर पे भौं के बाल भी कटवा लेता था, लेकिन उनके रोए फिराते, आँखों के नीचे फीका पीला लंबा शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा, ऐसा था। और केशव जो था वो मझोला था, मझोले कद का था, जिसे खेलने-कूदने से कोई मोह नहीं था। 15 साल का लड़का, खेलने-कूदने से कोई मतलब नहीं, गणित उसका बहुत अच्छा था केशव का। इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। आपके कोई भी दोस्त ऐसे हों, जो आपकी सहायता करते हैं, तो केशव से इनको मदद मिलता था गणित में। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है। वो मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था। अब मजबूरी में ये था कि पिता के श्रद्धेय मित्र का लड़का था तो आना-जाना होता था। वो आना-जाना था, वो मुझसे बहुत प्रेम भी करता था, तो आता-जाता था। कहते केवल एक ही बात उसमें मुझे बहुत अपने जैसा लगता था, वो बड़ा ही घुमक्कड़ था और मैं भी था। बस घूमने के शौकीन थे तो दोनों सुबह-शाम ऐसे करके निकल जाते थे। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका, पीला रहता था, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था, उसका डील-डौल ज़्यादा मजबूत था, वो निस्संदेह हट्टा-कट्टा था, फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफ़ी पीली रहती, पीले लंबे चेहरे और रहस्यमयी आँखें। केसों में कहते हैं कि बाल सुलभ चंचलता नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि वो 15 साल का था पर 15 साल लड़के का व्यवहार नहीं करता था। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता, रहस्यपूर्ण बातें करता। कहते बाल सुलभ उसमें चंचलता नहीं थी, वो एक स्थिर प्रशांत जैसे एक स्थिर प्रशांत आप पत्थर की मूर्ति देखो ना बिल्कुल ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह वो बचपना नहीं करता, वो बिल्कुल पाषाण मूर्ति की भाँति मेरे साथ चलता। कहती ये तो मुझे बहुत डरावना लगता। ऐसा उसको देख के लगता कि जैसे भूमि के गर्भ में से कोई प्राचीन सरोवर निकल आया है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्ति, रहस्यपूर्ण गर्भ, कच्छों वाले पुराने मंदिर ये सब। इतिहास ने इन सबको ही दबा दिया।
मिट्टी की तह पर परतों, चट्टानों पर चट्टानें, सारा दृश्य भूमि में गड़ गया दृश्य सा लगता है। उसके स्थान पे यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए हैं, बंगले बना दिए गए हों और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा हो इनका मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके पूर्व के जन्म में हो सकता भूमि गर्भज सरोवर का जल पिया हो, वहीं विचरण किया हो। आगे अब यहाँ से बहुत बड़ी बातें शुरू होती है, कहते हैं कि यानी पहले जो शीर्षक है तीसरा क्षण में, केसों के बारे में सबसे पहले तीसरे क्षण में ये बताते हैं कैसे था, रहस्यमूर्ण दोस्त था, गणित बहुत अच्छा था। पिता के जो है एक तरीके से जो मित्र थे उनका लड़का था तो साथ में रहना पड़ता था, ये सब ठीक है। अब आगे कहते हैं तीसरे क्षण में कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, इसका प्रथम भान मुझे केसो द्वारा मिला। इसलिए नहीं कि केसो मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था, इसलिए हम कहें। नहीं, उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। उसके अलावा वो बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर गंभीर, पास भीषण भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, बहुत ही क्षमाशील प्रकृति का था। किंतु उसके साथ ही वो बहुत ही शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ा दोष क्या था? मुक्तिबोध जी को लगता है कि उसमें सबसे बड़ा दोष ये था कि उसमें बाल कुचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। यानी जिस उम्र का लड़का 15 साल का जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो बाल सुलभ गुण दोष उस केशव में नहीं था। तो ये हमेशा मुक्तिबोध को लगता था कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। यानी उसमें 15 साल के बच्चे जैसे गुण होने चाहिए, पर वो ऐसी बातें करता है जैसे वृद्धों वाली करता हो। उम्र दराज जैसे लोगों की व्यक्ति जैसे बातें होती वैसे करता हो। आगे कहती जब हम हाई स्कूल में थे तो केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता, अकेले जहाँ सुनसान जंगल है, और वहां ले जाके वो भरतरी की गुहा, मछिंदर नाथ की समाधि, इन पवित्र स्थानों में जाने की बात करता। मंगलनाथ के पास सिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील से बहती। उसके किनारे किनारे हम नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। सिप्रा के किनारों पर गौरव और भैरव सांझी बिताई, सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली, सारा वन प्रदेश श्वास में भर लेते, सारी पृथ्वी वक्ष में समा जाती। उस एकांत निर्जन में हम जाते, भ्रमण करते। इन्होंने कहा कि मैंने केसो को कभी भी योग अभ्यास करते तो देखा नहीं, न उसे कभी सचमुच ऐसी साधनाएं की। फिर भी वो मुझे योग की बातें बताता। सुषुम्ना नाड़ी की केंद्रीय महत्व की बात उसने मुझे ही समझाई। सठ चक्र वेदन क्या होता है ये बताता है, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं, साधु संत बताते हैं। मेरे मन के अंधेरे को उसके प्रकाश ने विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसकी योग की बातें, रहस्य की मनमेदी बातें बहुत डरावनी लगती, अंधेरे की भांति आकर्षित करती, और मैं किन्हीं गुहाओं में अंधेरे में चला जाता। ऐसा लग रहा कोई मर भेदी स्त्री हमको पुकार रही है। उसकी बातें सुन के मैंने अपने मन का ये चित्र उसे कह सुनाया। वो मेरी तरफ अब पहले से भी ज्यादा आकर्षित हुआ और बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देने लगा। धीरे धीरे मैं उसके बहुत निकट आ गया। उसकी सलाह के बिना काम करना अब मेरे लिए असंभव हो गया था। साधारण रूप से मेरे मन में उठने वाली भाव तरंगे में उसे कह सुनाता, चाहे वो अच्छी भी हो ना चाहे बुरी भी हो। मतलब सारी चीजें, मानसिक उलझने उसके सामने रख देता था। कहते हैं कि एक बात कह दूं, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं अपने उच्छ्वसित हो उठता। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां है, सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी है और अवता काला जल है। उस अथाह काला जल से स्वयं को ही डर लग रहा है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वो शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, मानो देव नीले मुंगिया पत्थर भीतर उदित हो। मेरे मन के तहखाने में उठी हुई ध्वनियाँ उसे आकर्षित करती हैं। धीरे-धीरे वो मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मैं जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वो क्षण भर अपनी घनी भौं वाली प्रशांत स्थिर आँखों से मेरी तरफ देखने लगता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषताएँ थी, हमारी चर्चा की विषय होती। यद्यपि इसकी ज्ञान संपत्ति बहुत कम थी, हमारी चर्चा विविध विषयों पे होती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया था कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। ये बात उसने मुझे तब कही थी जब सन 30-31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभा में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटर बताते हैं कि उस समय की बात है, तब ये लोग स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। मतलब फर्स्ट ईयर के लड़के थे इंटरमीडिएट को कॉलेज में। तभी उन्होंने कहा कि हमने रूस की पंचवर्षीय आयोजना का भी नाम सुना था। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुँचे, तो डिग्री कॉलेज में पहुँचने के बाद ये लोग दूसरी जगह पढ़ने गए, लेकिन संयोग ऐसा था कि कह रहे थे कि हमको पता भी नहीं था, वो उसी शहर में ये भी पढ़ने आ गया।
और कहते कि सच बताऊँ तो मेरा उसके प्रति कोई स्नेह नहीं था, वही जो है पाषाणवत मेरे प्रति स्नेह रखता था। और कहते एक बार जब हम लोग दोनों 4th ईयर में पढ़ रहे थे, तब वो मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। जब 4th ईयर में ये पढ़ रहे थे, तो वो इन्हें कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। कहते कि मैं केवल बात करता जा रहा था, आखिर बात से भी क्या करता? तो मुझे फ़िलॉसफ़ी में सबसे ऊँचे नंबर मिले थे। तो इन्होंने कहा मैं फ़िलॉसफ़ी में ज़्यादा नंबर पाया था। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे-कैसे दिए इसका मैंने रस विभोर होके वर्णन किया। चाय पीकर हम दोनों आधी मील एक दूर तालाब के किनारे जा बैठे, वो वैसे ही चुप शांत। मैंने साइको एनालिसिस की बातें छेड़ दी। जब मेरी धारा प्रवाह बात से वो कुछ उकताने लगा तो इधर वो पत्थर पे जो है तालाब में बैठे-बैठे जैसे उकता जाता तो पत्थर फेंक देता। साँझ पानी के भीतर लटक गई थी। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। लाल भड़क आकाशी वस्त्र पानी में सूख रहे थे और मैं संध्या की इस रंगीन यौवन से उन्मत्त हो उठा। हम दोनों उठे चले और दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब ये लोग दोनों लोग चल पड़े और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए। लेखक कहते हैं लेखक क्या मतलब मुक्तिबोध जी कहते हैं एकाएक मैं चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उसे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। वो एक जादुई रंगीन शक्ति मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्रही जादुई शक्ति से यानी मुझे उससे डर लगता है। और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई। इतने में शाम सावली हो गई। वृक्ष अंधेरे कि स्तूप व्यक्तित्व बन गए। एक चमाई कहते हैं कि फिर स्तब्धता छा गई। एक चंपई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ गई। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख केशव ने मुझसे कहा, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी? तो लेखक यानी मुक्तिबोध जी कहते बेरुखी भरी आवाज में, वो सुनना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा हाँ, पूछा तो था। तो इन्होंने कहा अब सुनो, अब तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो, जो अभी तुमने किया जो हरकत, अब तुम स्वयं सौंदर्य का अनुभव कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या अनुभव कर रहा था। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया था। अब मुक्तिबोध जी अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक कोई और व्यक्तित्व बैठा था। मैं उसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, किंतु अब तो उसने भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया था। मैं जो स्वयं था वो स्वयं हो गया था। अपने से बृहत्तर विलक्षण अस्वयं। एकाएक उस पाषाण मूर्ति मित्र की भीतरी रिक्तता पर मेरा ध्यान हो आया। वो मुझसे कितना दूर है, कितना भिन्न है, कितना अलग है, अवांछनीय रूप से अलग। वो मुझसे पंडिताऊ भाषा में कहने लगा, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से जब मनुष्य एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उद्भूत होती है। मैंने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करे जो उसे अछूते हैं, जैसे मेरा मित्र केशव। उनकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। दिन गुजरते गए, एक ही गांव के हम दो साथी, भिन्न प्रकृति के, भिन्न गुणधर्म के, भिन्न दशा के, एक दूसरे से उगता उठने के बावजूद हम दोनों मिलते रहे, चर्चा करते रहे। लेकिन एक दिन कहते हैं कि मेरी ज़बान कतरनी जैसी चलती, केसो साँकल धीरे-धीरे उसका चलता था। कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोर-चपाटी कर ले, तो कहते कि वो जो केसों साँकल में लगे हुए फिर भी खुले हुए ढीले ताले सा जैसा लगता। मतलब उसके जीवन में ऐसा नहीं था कि एकदम बिल्कुल अपने अगर एक कमरा है तो उसमें ताला लगा के ही रखें। कहते कि वो जो है बिल्कुल खुला रहता। तो कोई मकान के अंदर चला जाए, देखभाल ले, चोरी-चपाटी कर ले, जाते वक़्त सांकल में ताला ज़रूर लटकाए, ना लटकाए खुला हो, चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं, ताला भीतर से टूटा, चाबी लग ही नहीं सकती। लेकिन इस ताले में एक दिन कहता है कि अकस्मात उसने चाबी लगाई या लग गया। छुट्टी का दिन था, वृक्षों के समीप धूप अलसा रही थी, मैं घर में बैठे-बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते हुए धूप में चमकते हुए एक चेहरा देखा। इधर मैंने का बताते हैं कि इधर मैंने काफ़ी कविताएँ लिख ली थी उस बीच। सोचा शिकार खुद ही जाल यानी वो दूर से देखे कि केशव आ रहा है, अब शिकार खुद फँसने आ रहा है तो बड़े ही खुश हुए। सोचे आएँगे तो उसको कविता सुनाएँगे। अब जो है आया जैसे ही केशव आया, केशव की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, तो केशव का चेहरा उतब था, चेहरे पर कुछ नई बात थी। उन्होंने कहा कि मैं पहचान ही नहीं पाया। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं केसों की तरफ ध्यान दूँ। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मैं इतना खुश था कि मैं कविता सुनाऊँगा उसको। कहते हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं थी मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ और मैं तो अपने नशे में। अगर मैं बोलना ना शुरू करता तो चुप्पी काली होकर घनी हो जाती, घनी होकर काली और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ही शुरू कर दिया कि कैसे निकले।
अब इतने में केशव गर्दन एक तरफ गिरा के रह गया। उसके बाल तब आधे माथे पर आ गए। मुझे लगा अब वो आराम करना चाहता, उसने आराम किया। मैंने बहुत-बहुत सोचा कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है? आज मैंने इसी संबंध में कुछ लिखा है, तुम्हें सुनाने आया हूँ। अब तो इनका मुँह उतर गया कि यहाँ मैं बैठा हूँ अब अपनी कविता सुनाने और ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस सुनाने बैठे, तब तो ये मेरा सुन चुके। कहते कि भीतर दिल में मेरी नानी मर गई सुनते ही। मैं खुद कविताएँ सुनाने की ख्वाहिश रखता था, अब ये आके वहाँ से सुनाएँगे और मेरी सारी दोपहर चौपट हो जाएगी, छी! मैंने प्रस्ताव रखा, अपने उस विषय पर बात ही क्यों ना कर लें? अपने उस विषय पर बात ही क्यों ना कर लें? तो उन्होंने कहा ज़रूर, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन में बात करनी होगी। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया, केशव। ये मुस्कुराहट मुझे चुभ गई, तो क्या मैं पागल लगता हूँ क्या तुमको? मैं डिसिप्लिन में बात नहीं करता। ठीक है, डिसिप्लिन में बात करेंगे। मैंने विश्वास दिलाने की ज़बरदस्त चेष्टा की और कुचेष्टा करते हुए कहा, बात बिल्कुल ढंग से ही होगी, है ना? सही से होगा। अब शुरू हुआ। उसने कहा यानी केशव ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर यानी स्वपक्ष और वस्तुपक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य होता है। पहले तो यही बताया था कि निज मीन्स अपना और पर पराया जो भी स्वपक्ष और वस्तुपक्ष, अगर हम दोनों में तादात्म्य स्थापित करें वो कब होगा? जब एकाकार होगा। उसके भाव की गंभीरता कुछ ऐसी थी जैसे चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे अपनी हंसी दाब देनी पड़ी। पहली बात तो ये है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। ये तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना ही है। स्वपक्ष और वस्तुपक्ष की परिकल्पना और दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही पूरा दर्शन खड़ा होता है। अथवा यूं कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की जरूरत नहीं, बात तो वो बिल्कुल सही कह रहा था और इसमें मैं विवाद भी नहीं कर सकता। लेकिन कहेंगी मुक्तिबोध जी हमसे रहा नहीं गया, मैं हंस पड़ा। इसलिए कि मुझे उसके शब्दों में उसके स्वयं के विचित्र व्यक्तित्व का जो झलक दिख जाता, वो इतना बोझिल, गतिहीन, ठंडा, पाषाणवत व्यक्तित्व हमको समझा रहा था। उसकी भौहें कुछ आकुंचित फीका पीला लग रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके सामने ही कर दिया। मैंने कहा भाई, तुझे तदात्म्य और तदाकारिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो ये है कि मैं किसी वस्तु में तदाकार नहीं हो पाता। तदाकारिता की बात को मैं खंडन नहीं करता, किंतु मैं उसको एक मान्यता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। तो केशव ने कहा क्यों? तो यहाँ पे जो है मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हम जवाब देते हैं, एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाहरी वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है, ऐसा मेरा ख़्याल है। मैं कहता हूँ कि मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है और अगर ये मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना ज़रूर कर सकता हूँ, तदाकारिता की नहीं। मेरे स्वर और शब्द की हल्की धीमी गति ने उसे विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी बात उड़ाने के लिए बात तो नहीं कर रहा हूँ, वरन उसकी बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरकार वो इनका मित्र ही था, बुद्धिमान और कुशाग्र था। उसने मेरी ओर देखकर किंचित स्मित और कहने लगा, तुम ये जो बात कह रहे हो ना, एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो। किंतु सभी लोग तो लेखक नहीं होते, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। वे हैं इसलिए तुम भी हो। ये नहीं है कि तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बात शुरू करे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से निकला तो उसने जारी रखा, तो यह कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते से होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से कलानुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे? इस सवाल का तुम जवाब दो। तो यहाँ पे मुक्तिबोध कहते हैं, इतना जब केशव ने मुझसे कहा तो मैं उसके चपेट में आ गया। मैं कह सकता था कि मैं दोनों करूँगा, लेकिन मैंने ईमानदारी बरतना ही उचित समझा। मैंने कहा मैं तो लेखक की हैसियत से करूँगा। मैं तो लेखक की हैसियत से ना सौंदर्य की व्याख्या करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊँचा स्थान देना चाहता हूँ, वरन इसलिए कि मैं वहाँ अपने अनुभव की चट्टान पे खड़ा होके जो भी कहना चाहूँगा वो कहूँगा। इतने में केशव ने भौं को सिकोड़ कर और फिर ढीला करते हुए जवाब दिया, बहुत ठीक।
लेकिन जो लोग लेखक नहीं है वे भी तो अपने ही अनुभव के दृढ़ आधार पे खड़े होकर और उसी बुनियाद पर बात करेंगे। इसलिए उनके बारे में नाक भाव सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत बात है। उसने कहना जारी रखा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस सिरे से बात शुरू करेंगे। यदि पाठक, श्रोता या दर्शक के सिरे से बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी, और आप लेखक की हैसियत से लिखना शुरू करेंगे सोचना वो बिल्कुल भिन्न होगा। और सौंदर्य की मीमांसा भी इस तरीके से अलग होगी। दो यात्राओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी है, ये सोचना निराधार है। भिन्नता पूरक भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है। यदि हम यथा तथ्य जैसा है वैसे ही बात करें तो भी बल इम्फेसिस की भिन्नता के कारण विश्लेषण अलग हो सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार उपस्थित किया जाए। प्रश्न तो आपकी विचार यात्रा होगी। यदि इस विचार यात्रा को रेगिस्तान में आप विचरण करने का पर्याय नहीं बनाते हैं तो प्रश्न को सही ढंग से प्रस्तुत करना ही होगा। यदि वो गलत ढंग से उपस्थित होगा तो अगली सारी यात्रा गलत हो जाएगी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। शायद वो ये देखना चाहता था कि मैं उसकी बातें गंभीरतापूर्वक सुन रहा हूँ या मैं ऐवी निकाल दे रहा हूँ। शायद उसका ये विश्वास था कि मैं अत्यधिक इम्पल्सिव, सहज उत्तेजित हो उठने वाला एक बेचैन आदमी हूँ, किंतु मैं शांत था। मेरे मन की केवल एक ही प्रतिक्रिया थी और वह कि केशव ये समझता है कि मैं समस्या को ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता। असल में उसकी ये धारणा मुझे बहुत अप्रिय लगी। मैं उसकी इस धारणा को बहुत पहले जानता था। वो कई बार इसे दोहरा भी चुका था। असल में बौद्धिक क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा उच्चतर समझता था मुझसे, और मुझे ठंडापन तो कहते हैं ना कि मतलब मन में ये होता कि देखो बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि को दिखा रहा है और हमको बहुत ही कमतर मान रहा है, ऐसा कुछ था। कहते लेकिन फिर भी निकट परस्पर घनिष्ठता और विपरीत दूरी के उस मान के कारण मेरे मन में केशव के विरुद्ध एक झक मारती हुई खींच और चिड़चिड़ापन था। इन सब बातों से मेरे अंतःकरण में केशव से मेरे संबंधों की भावना विषम हो गई। सूत्र उलझ गए। मैं केशव को ना तो पूर्णतः स्वीकार कर सकता था, ना अपनी जिंदगी से हटा सकता था। अब ऐसी इनकी स्थिति हो गई थी। कहते फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी थी, इसलिए मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। किंतु इस अभ्यस्तता के बावजूद कई बार मेरा विक्षोभ फूट ही पड़ता। तब केशव की आंखों में एक चालाक रोशनी दिखती और मुझे संदेह होता वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है और कोई गहरी चोट कर रहा है। उस समय उसके विरुद्ध मेरे हृदय में घृणा का फोड़ा फूट पड़ता। किसी न किसी तरह मैंने अपने आप को सामंजस्य और मानसिक संतुलन की समाधि में गाड़ लिया, वो बताने के लिए कि मैं उसके बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैंने उसको तर्कों और युक्तियों के प्रभाव में डूब कर मर जाना ही श्रेयस्कर समझा कि चलो तुमको जो बोलना है बोल लो। और कहते इससे मेरे आत्मगौरव की रक्षा हो सकती थी। इस बीच मेरा मन दूर-दूर भटकने लगा। बाहर से शायद मैं धीर पर शांत लग रहा था। कहते कि मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो हिम आच्छादित पर्वत शिखर की भांति शांत, निःशब्द, गंभीर और भव्य लगते हैं। किंतु अब मुझे इस बात का गहरा संदेह होने लगा कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली होता है। उनकी बाहरी शक्ति और गंभीरता भीतर के खालीपन को ढाँकने की खोल है। मुझे ही देखिए ना, मैं किसी समाधि लगाकर उसके शब्द नहीं केवल नाद को सुन रहा हूँ, किंतु मेरा मन बाहर ही उड़ रहा है, जैसे झरोखे में कभी-कभी हवा के झोंके जैसा उड़ रहा है। और मैं ज़बरदस्ती ध्यान लगा के सुन रहा हूँ। ऐसी क्षुब्ध अवस्था में भी मैं सहसा उत्तेजित होकर उसे कहता हूँ, "ज़रा चाय ले आऊँ? 2 मिनट में अंदर से आता हूँ।" और इतना ही कह के मैं 9 दो 11 हो गया। 15-20 मिनट बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आता हूँ, तब मुझे सहसा सुनाई दिया, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएँ अलग-अलग हुई हैं। विभिन्न साहित्य प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं। मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और हल्के से गंभीरतापूर्वक कहा, मुझे इस बात पे सोचने के लिए अवकाश दो, समय दो। क्या क्या ख्याल है? तुम्हारी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसने अपनी रजामंदी दी और इनको यहाँ से छुटकारा मिला। वो खुश हो गए। फिर उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना ही कहा, यानी केशव ने, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। यानी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जब हम कोई कॉन्सेप्शन कुछ भी धारणा बनाते हैं तो वो धारणा वास्तविक साहित्य जो है, रियल साहित्य जो है, उसी की विश्लेषण, उसका एनालिसिस करके बनाया जाए। जिस प्रकार जैसे विज्ञान में कुछ भी होता है, इंडक्शन डिटेक्शन का प्रोसेस है, तो तथ्यों के आधार पे, संग्रह से, उसके एनालिसिस के आधार पे, सामान्यीकरण से, अनुमान के आधार पे फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी एक जो साइंटिफिक अप्रोच साइंस में अपनाया जाता है, मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आपकी लिटरेचर में भी वही साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाए।
इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे? उपन्यास क्या है? उपन्यास पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ये ठहराए ना कि उपन्यास किसे कहते हैं, उसका शिल्प क्या है, उसका प्रधान अंग क्या है। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रकार के ऊहा-पोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित क्यों रखें? यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी धारणा भी और व्यापक होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की जो सौंदर्य की परिभाषा यदि उसकी व्याख्या की जाए ना तो केवल कविता और वह भी आत्मपरक कविता की भाषा या विशेषता के आधार पर ही बनाई जाएगी। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाट से और शान से बनाई जाती हैं मानो वो सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों। इस पोज और पोस्चर की जरूरत नहीं है, यह वैज्ञानिक दृष्टि है। आगे कहते हैं कि अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है तो वो पोज और पॉस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पॉज से चिढ़ है। पूरी बातचीत में मेरा रुख एक श्रोता का था। इच्छा तो ये थी कि गौड़ पात्र की भूमिका अदा न कर उसकी बातों को मैं हिट करूं, उस पर प्रत्याक्रमण करूं। मुझे संदेह हो रहा था कि वो पंडिताओं ढंग से सौंदर्य संबंधी बात करना चाह रहा था। मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा ही नहीं थी। बहरे के सामने क्या बीन बजाए, मैंने बात बदलने के लिए कहा, अरे कैसा क्या चला हुआ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या कहता? हम उठने को उठे और चलने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। तब तक शाम हो चुकी थी। मेरे घर के सामने सफेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों जैसे खिले होते वातावरण में घास की वनगंध फैल गई थी। बीच हमारे विस्तृत अहाते के भीतर एक मंदिर पड़ता था। उसने कहा, जाओ थोड़ी देर बैठे। उसने कहा, आओ थोड़ी देर बैठे। मेरे भीतर वातावरण की मस्ती छाने लगी। वक्ष के रोम पुलकित हो रहे थे, आंखों में किरणों की सुनहली धारा सी बहने लगी, बाहों की मांसपेशियों में से मानो कोई नशा बहकर दौड़कर हृदय में शराब बन रहा था। मात्र प्राकृतिक शारीरिक आनंद मुझ पर हावी हो रहा था। एक उन्मत्त स्फूर्ति, एक सहज शक्ति चेतना मेरी आंखों के निर्मल और दीप्त कर रही थी, किंतु मेरा मित्र वैसे ही शिथिल, शांत, प्राणवत, पसारवत वैसे ही बैठा था। उसने धीरे-धीरे बहुत ठंडक से कहना शुरू किया कि मुझे लगा कि बर्फ की कोई सील मेरी त्वचा पर फेरी जा रही है। इस बीच उसके नाक प्रवाह में मैंने कोई परिचित नाम सुना। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? हमने कल तय कर लिया है कि इस गर्मी में विवाह कर लेंगे। मैंने बहुत विस्मय से पूछा, क्या? किससे? उसने कहा, केटी से। कौन केटी? वो कुछ नहीं बोला, किंतु धीरे धीरे मन में उसकी इसकी आभा प्रकाश का रूप धारण कर रही। मुझे आश्चर्य का इतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा। केशव ऐसा भी कर सकता है? मेरा सारा चेहरा आश्चर्य और आनंद से बद गया। मैंने मजाक-मजाक में कहा, तो इसलिए तादात्म्य और तदाकारिता की बातें हो रही थी। क्यों हज़रत? उसने तड़ाक से जवाब दिया, केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, समझे? उसने गंभीरता से कहा। उसके स्वर में अतिरिक्त बल था, किंतु उसकी इस वाक्य का मैं अर्थ नहीं समझ सका। असल में मुझे इतना आनंद हुआ था कि मैंने केसों को चिपका लिया। उसका चेहरा लाल और शायद गर्म भी हो गया। समय गुजरता गया, उसे अपनी ज़िंदगी में विशेष सफलता तो नहीं मिली। मारो खाओ, हाथ मत खाओ, ये सभी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में रही। समय ने हम दोनों के चेहरे पे सूखेपन और अनासा की कालिक पोत दी थी। समय की दुनिया की आँखों से दूर अकेलेपन के अंधेरे में हम दोनों अलग-अलग पृथ्वी के 2 छोरों पर साँस ले रहे हैं। इसके बावजूद जब-जब मैंने उससे रुपए माँगे, अब लेखक यहाँ पे याद करेंगे 20 वर्षों पहले की बात की याद कर रहे थे ना, तो कहते हैं कि जब-जब मैंने उससे रुपए माँगे उसने तुरंत भेज दिए। साथ में ये भी लिखा कि जब कभी ज़रूरत हो फिर से माँग ले। किंतु 5 वर्ष हो गए, मैंने ना उसे कोई पत्र लिखा, ना मँगवाया। ना कोई जानकारी ली, मानो किसी तालाब में से। फिर कहते कि एक दिन अचानक मालूम पड़ा कि वो आने वाला है, कुछ पहले से नहीं बताया। और जब पता चला कि वो आने वाला है, मानो किसी तालाब में से जैसे भाप निकलता हो, भाप की ऊँची उठती हिलकोती लहरें एक मनुष्य का धारण कर ऊँची-ऊँची उड़ती हुई उसके पास आने लगी हों। मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगा कि वो आ रहा है। जब मुझे ये सूचना मिली कि केसो इस गाड़ी से ही आ रहा है, बिल्कुल समय नहीं था। पहले तो मैं इस उलझन में रहा कि उसका स्वागत मैं कैसे करूँ, स्टेशन लेने जाऊँ कि नहीं लूँ, घर की व्यवस्था करी कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा, मेरी दयालु पत्नी जो थी सारा चीज़ सँभाल ली। उन्होंने कहा, हम देख लेंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि संकट काल में अगर मेहमान आ जाए ना, तो संकट काल में मेहमान भी दुश्मन होता है। विशेषकर वह जिसने मुझे पहले बहुत अच्छी सुघर संपन्न स्थिति में देखा हो और आज जैसी स्थिति में देखे तो वो बिल्कुल अलग। अब ये जब केसो आ गया तो उसके बारे में बताते हैं कि केसो आज आया है, बहुत बदल चुका है, तमाम बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर गहरी लकीरें, वो बुढ़ा सा हो गया। इसके बावजूद उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उसका वक्ष भरा हुआ है, भुजाओं की मांसपेशियां दृढ़। लगता था कि पिछले 6-7 साल से वो दंड बैठक मारता आ रहा हो। उसने तैरने की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी हो। संयमहीन तो वो कभी रहा था।
किंतु फिर भी अब उसमें पहले से ज़्यादा स्फूर्ति थी। उसकी प्रशांत गंभीरता अब कम हो गई थी, लेकिन बोलता ज़्यादा था। उसकी सारी हलचल स्फूर्ति युक्त प्रतीत थी। मुझे लगा कि उसने अपनी परिस्थितियों का ज़्यादा मजबूती और अधिक आत्मविश्वास से मुकाबला किया है। वो काफ़ी हँसता भी था, फप्तियाँ भी कसता। मुझे लगा कि उसका अध्ययन भी विस्तृत हो गया है। इधर उसने काफ़ी पढ़ा। मुझे बराबर ये भान होता रहा कि मैं पिछड़ गया हूँ और मुझसे वो बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसा होता है कि जब कोई 2 दोस्त होते हैं, एक समय साथ में रहते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, तो हम एक-दूसरे की प्रगति का आकलन करते हैं। बिल्कुल आज मुक्तिबोध जी वही आकलन करते हैं। कहते हैं कि जब हम दोनों भोजन को बैठे तो बनियान के भीतर उसके गोरे सुघर कैसे हुए शरीर को देखकर मैं सन्न रह गया, प्रसन्न नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो बूढ़ा सफ़ेद भूरा चेहरा लेकिन अपने शरीर को कितनी खूबसूरती में ढाले हुआ है। और कहती चिंतन? चिंतन कैसा है? उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें या चिंतन की? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। शायद वो चिंतन की हो। भोजन के दौरान उसने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उसने हाथ में कौर लेकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुक्तिबोध जी बाद में लेखक हो चुके हैं, तो यहाँ पे केशव यही कह रहा कि तुम में और मुझ में बड़ा अंतर क्या है? विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं और विचारों को तुम संवेदना किस ओर दे देते हो? फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं के चित्रों में। इस प्रकार तुम में ये 2 परिणतियाँ होती हैं। अगर तुम्हारी कविताएँ किसी को उलझी सी प्रतीत होती हों, तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएँ बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। अब मुक्तिबोध को सहसा ये लगा कि ये मेरी कविताएँ पढ़ता है। उन्होंने कहा, डरते-डरते पूछा, मेरी कविताएँ तुम्हें अच्छी लगती है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, उनमें और सफाई की ज़रूरत है, किंतु मैं उन लोगों का समर्थक नहीं हूँ जो सफाई के नाम पे सफाई के लिए कंटेंट यानी काव्य तत्व की बलि दे दूँ। फिर एक लंबे समय तक दोनों चुप रहे। 2 व्यक्ति बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती रही। एक क्षण बाद 2 बिंदुओं के बीचों-बीच समान रूप से दीर्घ दूरी पर एक मध्य बिंदु अणु बना रहा। मैंने किसी आकस्मिक उत्साह से कहा, मेरे ख़्याल से महत्वपूर्ण बात ये है कि कला के 3 क्षण होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा, मुक्तिबोध जी को सहसा ये आया तो उन्होंने आकस्मिक उत्साह से कहा, मेरे विचार से कला के 3 क्षण होते हैं। यदि उनमें ज़रा से भी भीतरी कमज़ोरी रही तो चाहे वो बौद्धिक आकलन की कमज़ोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका प्रभाव नज़र आता है। मेरी बात सुनकर देर तक वो सोचता रहा। मैं भी चुप ही बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी बात और स्पष्ट करो। मैंने जवाब दिया, कला का जो पहला क्षण है वो जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव क्षण है। अचानक जब जीवन में हमें कभी भी कुछ बहुत तेज़ी से अनुभव होता है, अनुभव का वो पहला क्षण होता है तीव्र उत्कट, जो तीव्र अनुभव क्षण होता है, कला का पहला क्षण है। दूसरा क्षण है कि इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से अलग हो जाना और ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी अपनी आँखों के सामने ही खड़ी हो गई है। एक तो आपके सामने जो आपके साथ जो घटना हुई, जो तीव्र उत्कट अनुभव क्षण हुआ, उन अनुभव के क्षणों को आपको संवेदनाओं में ढाल के आवाज़ देनी है। तो दूसरा क्षण है कि वो उस अनुभव के कसकते दुखते हुए मूल को पृथक हो जाना और फैंटेसी का रूप धारण करने लगा। तीसरा और अंतिम क्षण इनका कहना है कि वो होता है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध, यानी उस फैंटेसी को आपने आवाज़ दे दी, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया को शुरू कर देना और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक गतिमान रहना। तो आपने अनुभव किया, संवेदना के स्तर पे सोचा, फिर उसको आवाज़ दिया। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वो समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वो फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार वो फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है वो फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि ये कहना ही कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है या नहीं। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। प्रथम क्षण निस्संदेह अनुभव का क्षण है, यानी हम लोग कभी भी जीवन में अनुभव किसी चीज़ का तुरंत करते हैं, तो वो तो निस्संदेह अनुभव का क्षण है, वो पहला क्षण है। उसके बिना तो आवेग और आगे की गति तो असंभव है, यानी पहला क्षण अनुभव तो होना ही चाहिए। वही तो आगे आवेग के लिए गति, उसके लिए अगर आवेग गति तभी मिलेगा जब आपको अनुभव होगा। मानसिक प्रक्रिया को आत्मा-अभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का ये प्रथम क्षण ही देता है। हमारे मन विचार में क्या चीज़ें चल रही है, हमको उसको आवाज़ देनी है, आत्मा-अभिव्यक्ति करना है, तो पहला क्षण अनुभव का क्षण तो बहुत ज़रूरी है और वो उस गति की दिशा को निर्धारित करता है, साथ ही वो उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात वो उनको एक आकार देता है। साथ ही मज़ा यह है कि
यह अनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता है, मनस्पटल पर स्वयं की प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता है। ज्यों ही ये घटना होती है, अनुभव के मूल अपनी दुखित हुई भूमि से पृथक हो जाते हैं, अर्थात वे निरे वैयक्तिक न रहकर अपने से परे हो जाते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की संवेदनाओं द्वारा उत्सर्जित और प्रक्षेपित होगी, वो एक अर्थ में वैयक्तिक होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्वैयक्तिक होगी। उस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेगा, किंतु यह होते हुए भी वह फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। व्यक्ति से निर्वैक्तिक होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया कि जिससे वह स्वयं भी वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि फैंटेसी क्या है? ये अनुभव की कन्या है। फैंटेसी कब आता है? अनुभव से। और फैंटेसी अगर अनुभव की कन्या है, तो उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकास, विद्यमान व्यवस्थित व्यक्तित्व है और वो अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वो उससे स्वतंत्र भी है। कला का ये दूसरा क्षण है। मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान में ही वो फैंटेसी पिघल कर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगते हैं, सारा व्यक्तित्व और यहाँ तक कि उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पे जो कृति या रचना तैयार होती है, वो कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री या प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला की ये तीसरा या अंतिम क्षण, इन तीनों क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीनों क्षणों की विकास गति के अपने-अपने अलग नियम हैं। मैंने कहना जारी रखा, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है? अथवा सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन तीन प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान को समझना होगा। उनका अध्ययन किए बिना तुम उस सवाल को हल नहीं कर सकते। इतना कहकर मैं ठहर गया, मेरी सांसें खत्म हो गई और मैं उत्तर की तलाश में उसकी ओर देखने लगा, किंतु जवाब इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। दिन बीत गया, हम अपनी अपनी जिंदगी का रिव्यू करने लगे इस पर्यालोकन के मूड में। कला की तीन चल हैं, अच्छा हाइपोथेसिस से उस पर सोचना पड़ेगा। फिर उसने बल देते हुए कहा, एक बात निश्चित है, सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से और सृजन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाता है। वो कहता गया, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में सौंदर्य का अनुभव नहीं कहा जा सकता। यानी जो नेचुरल ब्यूटी है या नारी का सौंदर्य है, उसको देखने से, देखकर व्यक्तिबद्ध होने से ही सही अर्थ में हम सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकते। मैंने बीच में जोड़ दिया, असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वो रोल व भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटाकर पैठ और गहरी गहरी हो रही है। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। वो कहता गया कि कला के क्षणों के भीतर प्रतिनिधिकता क्यों उत्पन्न होती है? क्यों कलाकार को ऐसा लगता है कि उसकी बात सभी के लिए महत्वपूर्ण है? मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त वैयक्तिकता और संवेदना की स्थिति बद्ध वैयक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती हैं। कृतिकार को लगातार महसूस होता रहता है कि उसका अनुभव सभी के लिए महत्वपूर्ण है और मूल्यवान भी है। तो मतलब ये है कि जो भोगने वाला है और जो देखने वाला है, उसका द्वंद्व एक समन्वय में लीन होकर एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान करता हुआ सृजन प्रक्रिया लेके आगे बढ़ता है। देखने वाले का ज्ञान, जो दर्शक होता है उसका ज्ञान, और भोक्ता यानी भोगने वाले की संवेदना परस्पर विलीन होकर अपने से परे उठने की भंगिमा को प्रोत्साहित करती रहती है। इस प्रकार सृजन प्रक्रिया के विशिष्ट में सर्वमान्य महत्व प्रतिबिंबित होते से दिखते हैं। दूसरे शब्दों में संवेदना की स्थितिबद्ध गहरे रंग दृष्टि की स्थिति मुक्त रूप से परिष्कृत होकर प्रतिनिधिक हो जाते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि कला के दूसरे क्षण में उपस्थित फैंटेसी की इकाई में संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कुछ इस प्रकार समाई रहती है कि लेखक उन्हें शब्दबद्ध करने के लिए तत्पर होता है। यहाँ से कला के तीसरे क्षण का शुरुआत होता। अब मजा देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अब यहाँ से एक नए संघर्ष की कहानी शुरू होती है। लेखक ज्यों ही फैंटेसी शब्दों में व्यक्त करने लगता है, फैंटेसी के रंग घुलने लगते हैं और सतत प्रवाहित होने लगती हैं। व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलने लगती है। ऐसा क्यों होता है?
कुछ देर तक चुप्पी रही, वो आगे नहीं बोल सका। उसने प्रश्न उपस्थित कर दिया, जवाब नहीं दे पाया। वो मेरी तरफ देखने लगा। बात को आगे चलाने के लिए मैंने ही कहना शुरू किया, होता ये है कि फैंटेसी को शब्दबंद करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उसमें आ जाते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि ये फैंटेसी अनुभव प्रसूत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा होती है। फैंटेसी के भीतर ये दिशा और उद्देश्य उस फैंटेसी का मर्म प्राण है। दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण को धारण कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कार्य वो गतिमय है। फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप होती है, वो तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बन जाती है। एक एक मर्म के आसपास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहित होने लगते हैं। महत्व की बात ये है कि ज्यों ही फैंटेसी शब्दबद्ध होने लगती है, फैंटेसी का भावनात्मक उद्देश्य या कहिए कि फैंटेसी की प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अनेक जीवन अनुभव के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का वो मर्म जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा और एक दिशा है, अनेक जीवन अनुभव से समर्थित, संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवन अनुभव के चित्र, भाव और स्वर फैंटेसी के मन में घुलने लगते हैं। चूंकि फैंटेसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और स्वर तैराते हैं, इसलिए फैंटेसी के उद्देश्य और दिशा के निर्वाह के लिए कलाकार को भाव संपादन करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उसको पुष्ट करने वाले स्वर, भाव तथा चित्र ही कविता में आ सके। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित जीवन के अनुभव से उत्पन्न भाव और स्वरों से युक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मानना ये है कि मूल फैंटेसी का मर्म जो सिकुड़ा हुआ है, जो मूल फैंटेसी है जिसका मर्म सिकुड़ा हुआ है, एक दर्द है, अब वो फैल कर एक पर्सपेक्टिव का रूप ले लेता है। इस पर्सपेक्टिव से समन्वित मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। वो पुराना मर्म ना रहकर अब नया हो जाता है। उसमें नए मनमस्तों आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उस मर्म में ओज और बल कायम है, तब तक वो नए तत्व समेटता रहेगा। किंतु जब वो चूक जाएगा, तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, कविता वहाँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि पूरी नहीं हो पाई, तो मर्म के साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई, दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ गई, ऐसा मानना होगा। यहाँ मैं रुक गया, उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सका। रात काफ़ी हो गई थी, सड़कों पर रोशनी के बावजूद अंधेरा आ गया, सूनापन बोल रहा था, हवा देर से चिपक रही थी। मैंने मतलब मन बहक गया था, मेरा मित्र चुप था, क्यों था पता नहीं। ज़िंदगी ही ऐसी है, कोई विचार किसी के कहने से, अपने खुद के कहने से मन में उदित नहीं होता। मेरा मित्र अब मुझसे विदा हो गया, अपने मत को प्रकट न करते हुए अब वो बहुत दूर चला गया, उसके साथ दिन अच्छे कटे। बहुत दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई, चिट्ठी नहीं थी, वो थीसिस थी। केवल अंत में भाभी को प्रणाम, बच्चों का प्यार आदि लिखा था। मैंने चिट्ठी पढ़ी नहीं, टेबल के दराज में डाल दी, जिसे कि फुर्सत के वक्त में मैं पढ़ लूंगा। असल में उन दिनों घर में बीमारियों ने कई बिस्तर बिछा रखे थे। जिंदगी में मुझे उन बातों का तालीम लेना पड़ा जिन बातों को मेरे स्वभाव के विरुद्ध कहा जाता। फलतः स्वभाव विरुद्ध बातों की अनिवार्यता तालीम लेने की भीषण प्रक्रिया में मेरी तबीयत और भी खराब हो गई। फिर एक रात को जब कराहे सोई हुई हम घर के आले में पड़े थे, दिया शांत रोशनी में था, तो मैं बहुत उदास था। लगा कि मेरी ज़िंदगी तो असफलताओं की डाड़ों पर पड़ी हुई एक बेबस हाथ है। ऐसे ख़्यालों में मैं डूबता उतराता मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की तस्वीरों तक पहुँच गया। अखबार नवीस होने के नाते मैं नए विचारों को टीप लेता। कागज़ की तलाश में टेबल की दराज खोली तो उसमें मित्र का वो पत्र मिला और पत्र का रिमाइंडर दोनों। मित्र की याद ने दिल हल्का किया। मैं उसकी चिट्ठी कई बार पढ़ गया। वो चिट्ठी एक ठंडे दिमाग की उपज थी, फिर भी मुझे वो गुलाब की इत्र से तर मालूम हुई। कहना नहीं होगा कि पत्र की पृष्ठ संख्या कोई 25 रही होगी। 25 पृष्ठ संख्या में जो इनके मित्र केशव ने लिखा था, बारीक सुडौल अक्षर लिखावट में, और इस प्रकार वो शोभायमान थी चिट्ठी। वो चिट्ठा कह सकते हैं, वो चिट्ठी नहीं थी। दिन बीतते गए और अब मेरे सामने मेरे जवाब पड़े हुए थे। केशव ने बहुत ही ठाठ से लिखा था कि ये सच है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रियाओं में फैंटेसी बदलने लगती है। ये कैसे होता है? मेरे ख्याल से इसके 2 कारण हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न इन्होंने पूछा था इनके मित्र ने कि ठीक है, जब फैंटेसी होता है पहले तो आपको अनुभव होता है। अनुभव के बाद अगर जब आप उसको शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में उतरते हो, तो वो शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में उसका रूप कैसे बदल जाता है। तो इन्होंने कहा मेरे ख़्याल से उसका 2 कारण होता है। पहला तो कला का तीसरा क्षण कला का बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी जो होती है वो साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप लेती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है।
शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं जिनमें चित्र और ध्वनि दोनों होता है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रूप रंग आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रूप रंग और आकार तय कर लेती है, इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी ही पड़ती है। इसके दो परिणाम होते हैं। पहला है भाव ध्वनियों का भाव ध्वनियों को उपलब्ध शब्द ध्वनियों को कटघरे में फंसाने का प्रयास, जिसके फलस्वरूप काफी कुछ मनस्तत्व अपने मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबंधित आकार में प्रकट हो। यानी पहला ये कह रहे हैं कि पहला परिणाम ये कि जब हम कोई भी बातें शब्दबद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो भाव जो हमारे अंदर भाव ध्वनि निकल के आ रहा है वो कटघरे में फंसाने का प्रयास ऐसा लगता है। इस प्रकार हमें ये देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी की ही काट-छाँट होने लगती है। किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थवाचक शब्द लेती है। आगे कहते हैं भाषा एक जीवित परंपरा है, शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वो फैंटेसी द्वारा उद्भुत होकर नई भावधाराएँ बहा देता है। ये भावधाराएँ ही तो फैंटेसी के समीपवर्ती भावधाराएँ हैं। वे फैंटेसी की जगत को और भी विस्तृत कर देती हैं, उनके मौलिक तेज को और भी फैला देती हैं। इन भावधाराओं में अनेक नए पुराने अनुभव अपने पराये भाव सब प्रवाहित होते रहते हैं। फैंटेसी की जगत की अर्थमत्ता तो उनसे बढ़ती है, साथ ही उनके द्वारा फैंटेसी को एक नया रूप, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। इस पर्सपेक्टिव से संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोले में चमकने लगती है। फैंटेसी अपूर्ण रूप से सार्वजनिक हो जाती है। ऐसा क्यों? भाषा सामाजिक निधि है। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्यों ऐसा? कहते हैं कि जो भाषा है वो सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा चलता है। ये अर्थ जीवन के अनुभव से जुड़ा होता है। तो भाषा एक सामाजिक निधि है। हर एक शब्द के पीछे एक अर्थ होता है। अर्थ जीवन के अनुभव से जुड़ा होता है। फैंटेसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अर्थ स्पंदन को उद्भुत करती है। इन शब्दों के ढांचों में फैंटेसी को फिट करना ही पड़ता है, इसलिए फैंटेसी का मौलिक तेज काफी कटछड़ जाता है। शब्दों के पीछे की अर्थ परंपरा फैंटेसी के मूल रंगों को छाट देती है, उसके आकार में परिवर्तन कर देती है, उसकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ भी तराश देती है। कई कभी शब्दों की अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वाह के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुर भाव तत्वों को ही काट देते हैं। इसके विपरीत फैंटेसी द्वारा उद्भूत शब्दों के अर्थ अनुषंग और उनसे संबंधित चित्र नई भावधाराएं बहा देते हैं। ये भावधाराएं फैंटेसी के अनुकूल और समीपवर्ती होती हैं। उन भावधाराओं में अनेक नए पुराने अनुभव और अपने पुराने भाव से फैंटेसी की अर्थमत्ता का विस्तार होता है। साथ ही इस विस्तृत क्षेत्र में ये भावधाराएं फैंटेसी इन भावधाराओं पर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया से फैंटेसी का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है। अनुभव की इस पर्सपेक्टिव को फैंटेसी के भीतर के मूल उद्देश्य और दिशा में विस्तार भर देता है। दूसरे शब्दों में इसी चीज को अगर व्याख्यायित करें तो कहते हैं कि जो कला है, कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है, तेजी से चलता है सृजन प्रक्रिया। कलाकार को शब्द साधने द्वारा नए नए अर्थ स्वप्न मिलने लगते हैं। पुरानी फैंटेसी अब ज्यादा संपन्न, समृद्ध, सार्वजनीन हो जाती है। ये सार्वजनिकता अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान शब्दों के अर्थ स्पंदन द्वारा शुरू होता है। अर्थ स्पंदन के पीछे भी सार्वजनिक सामाजिक अनुभव होता है, उसकी परंपरा होती है। इसलिए अर्थ परंपराएं न केवल मूल फैंटेसी को काट देती हैं, तराशती हैं, रंग उड़ा देती हैं, वरन उनके साथ ही वे नए रंग चढ़ा भी देती हैं, नए भाव, नए प्रवाह से उसको संपन्न करती हैं। इसलिए अभिव्यक्ति प्रयत्न के बावजूद दौरान अभिव्यक्ति को करने यानी प्रयत्न करने के दौरान कवि को नए साक्षात्कार होने लगते हैं। एक और मूल फैंटेसी के मूल मन की अभिव्यक्ति पर उसे संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्रीकरण, तो दूसरी ओर उस केंद्रीकरण के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विस्तार होने लगता है। उस नए-नए साक्षात्कार जब उसे नए-नए साक्षात्कार होने लगते हैं, तो एक साक्षात्कार जो होता है, वो कई भाव सत्यों का उद्घाटन करता है। एक साक्षात्कार कवि को दूसरे साक्षात्कार तक पहुँचा देता है, इस प्रकार ये प्रक्रिया चालू ही रहती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध या अनवरत साधना शक्ति है। भाषा फैंटेसी को काटती-छाँटती और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न समृद्ध करती है। कभी की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र देती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वो निस्संदेह महान कवि है। इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है भाषा तथा भावना का। क्या है? भाषा वर्सेस भावना। इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत ही उलझे हैं और वे दोनों को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संशोधन होता जाता है और वो द्वंद्व महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सृजनशील होता जाता है। क्यों? क्योंकि एक परंपरा है, भाषा एक परंपरा के रूप में है, तो फैंटेसी के मूल रंग को वो विस्तृत करता है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करता है भाषा।
साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव भी डालती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में ये महत्वपूर्ण द्वंद्व चलता रहता है, भाषा वर्सेस भाव का। इसलिए कलाकार को ये महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था, वो पूर्ण रूप से वो कह नहीं पाया और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम ही नहीं था, वो कह गया। क्या ये भावना तुम्हें नहीं होती? केसों के पत्र को मैंने कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत कर दिए। पत्र पढ़कर मुझे दुःख भी हुआ, सुख भी। दुःख इसलिए कि इस बीच में स्वयं बहुत उलझ गया था और सुख इसलिए कि केसो ने मेरी बात बहुत आगे बढ़ा दी थी। मेरा ख़्याल है कि केशव इन बातों का परीक्षण कर और पुनः परीक्षण करता होगा। निस्संदेह केशव एक दिलचस्प आदमी है, किंतु सबसे बड़ी बात है कि वो मेरा मित्र है। निस्संदेह उसके साथ कोई नया काम शुरू करना आवश्यक है, मुझे बड़ी मदद होगी। तो जो तीसरा क्षण करके इन्होंने अभिव्यक्त किया था, आपने देखा कि इनके मित्र से किस तरीके से कैसे-कैसे वार्तालाप हुआ और एक जटिल जैसे पहेली तरीके से बन गया। तो पहला शीर्षक जो है एक साहित्य की डायरी का तीसरा क्षण था, काफ़ी लंबा ये तो शीर्षक था। अब दूसरा जो है एक लंबी कविता का अंत, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।